ओके सो हेलो क्लास सेवन्थ के बच्चा लोग, एक बार फिर से ना आप सभी का मोस्ट वेलकम। मेरे को पता है कि आप पार्ट वन देख के आए हो और आप पार्ट टू देखने आए हो। ठीक है, चलो। तो पार्ट टू को जो है अपने चालू करेंगे, ज़्यादा बक 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 नहीं करेंगे। मैं थक गया हूँ, सब्सक्राइब सब्सक्राइब बोल के अब मैं बोलूँगा भी नहीं। तो आप ना लास्ट में करना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ये सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप जानते हो मार्केट का रूल, आप जानते हो। आप तब भी प्रोडक्ट को खरीदते हो जो आपको पसंद आता है। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आए देन यू विल नॉट बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिंपल। इफ यू लाइक माय वीडियो देन ओनली यू सब्सक्राइब द चैनल, अदरवाइज नो नीड टू सब्सक्राइब माय चैनल भाई, कोई बात नहीं, मत करिए। चलो, तो अराउंड द मार्केट जो है अपने स्टडी करेंगे। इसके पहले का पार्ट वन देख हो चुका है। जो बच्चे ने नहीं देखा है ना, वो जाके पार्ट वन को जो है वो देख लेना। काफ़ी बढ़िया पोस्टर दिख रहा है क्या भाई आप लोग को? बढ़िया है, मतलब बढ़िया है। आप चलो देख लेते हैं अपने अराउंड द मार्केट क्या चल रहा है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अपने पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करेंगे अराउंड द मार्केट। ठीक है, ये जो आप देखो यहाँ पे जो टिक है ना, आप उस पर ध्यान देना, मतलब टिक है ना उस पर ध्यान देना। चलो, क्योंकि ना वो सर आप टिक है वही पढ़ा रहे हो सर, क्योंकि जो टिक टिक है अगर उससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ आ गया ना, अगर उससे ज़्यादा कुछ आ गया ना, आप तुरंत आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। क्योंकि यार अपने को पता है यार, वो कोई पूछता नहीं है, आप खुद ही ना, यू जस्ट सिंपली स्टडी इट वंस एंड यू रियलाइज दैट हाँ यार सर आपने सही बोला था, मैंने झूठी पढ़ लिया, टाइम बर्बाद हो गया मेरा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चीज़ों पे ध्यान देंगे। देयर आर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, होम्स एंड फार्म्स, बट वी डोंट परचेज दिस थिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम फैक्ट्रीज और फार्म्स। यहाँ पे क्या लिखा है भाई? चीजें अराउंड द मार्केट, मतलब अपने यहाँ पे क्या देख रहे हैं पहले ये समझ लो। अराउंड द मार्केट में अपने देखेंगे कि मार्केट में चीजें कैसे आती हैं। तो यहाँ पे आप जानते हो जो चीजें हैं ना, थिंग्स जो हैं, दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बनेंगे, या फिर घर पे बनेंगे, या फिर मतलब मान लो कि खेत वेत में चीजें बनेंगी। ठीक है, जो भी सामान है वो या तो इसके इंडस्ट्री फैक्ट्री या फिर आपके घर में बनेंगे, या फिर वो खेत में बनेंगे। पर आप ना इन चीजों को ना डायरेक्टली नहीं परचेज करते हो। यू डोंट परचेज दिस थिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्रीज ऑफ फार्म्स। खेत या फिर आप फैक्ट्री में से डायरेक्टली नहीं परचेज करते, बिकॉज ना यहाँ पे ये जो फैक्ट्री या फार्म वाले होते हैं, ये ना छोटे मोटे अमाउंट में क्वांटिटी में चीजों को नहीं बेचते हैं। अब क्या 2-2 रुपए की चीजें आपको लेके बेचेंगे? नहीं। दे सेल द थिंग्स इन लार्ज क्वांटिटी, वो बड़े क्वांटिटी में परचेज, वो जो बड़े क्वांटिटी में चीजों को सेल करते हैं। और आपको ना, अब मान लो मैं ही हूँ, जैसे क्या मैं इतना सारा, मान लो मेरे को आलू चाहिए, तो क्या मैं 100-200 किलो लेके क्या करूंगा? सड़ जाएगा ना भाई। तो मेरे को क्या 1 किलो 2 किलो आलू ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, जो भी फैक्ट्रीज वाले होते हैं, दे बेसिकली सेल दैट प्रोडक्ट्स टू द होलसेलर्स, जो यानी जिनको ज्यादा अमाउंट में चीजें चाहिए। अभी ये होलसेलर्स क्या करते हैं, छोटे मोटे दुकान वाले को देते हैं। छोटे मोटे दुकान वाले का, अब दुकान देखो मतलब क्या होता है ना, अपने पढ़ेंगे अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब चलो आपको समझा ही देता हूँ, फिर ये पढ़ेंगे और मजा आएगा, मतलब बहुत मजा आएगा भाई। अब देखो मान लो ये कंपनी है, जिन्होंने क्या किया, एक कंपनी है जिन्होंने लेट से कि 1000 किलो, ठीक है, 1000 kg का, 1000 किलो वेट टू वेट, चलो 1000, यहाँ पे आप देखो तो 1000 किलो, 1000 किलोग्राम, ठीक है, 1000 kg का इन्होंने क्या बनाया। मान लो एक कंपनी के पास 1000, ये फैक्ट्री है, 1000 kg का उसके पास क्या है, गेहूं है। अब ये कंपनी क्या करेगा, अब इस कंपनी से क्या अलग अलग होलसेलर, होलसेलर मतलब कि जो बहुत लार्ज अमाउंट में ना, लार्ज क्वांटिटीज में क्या करते हैं, थिंग्स को परचेज करते हैं। तो इनके पास होलसेलर जाएंगे और वो 100 kg लेके आएगा, कितना, 100 किलो लेके आएगा। मतलब यहाँ पे मान लो 1000 kg है, इसके पास 10 लोग जाएंगे, 1000 हो जाएगा। अलग अलग होलसेलर्स इनके पास जाते हैं और सब लोग क्या लेते हैं अपने हिसाब से, मतलब उनको जितना नीड होता है, जितना उनके पास रिटेलर्स उनके साथ जुड़े होते हैं। तो मान लो कोई एक रिटेलर गया 100 किलो उसने गेहूं जो है वो खरीदा किसके पास से, ए कंपनी के पास से, यानी कि फैक्ट्री के पास से खरीदा। ठीक है, फार्मर्स होता है बेसिकली इन केस ऑफ, अगर अपने ग्रेन्स की बात करें तो फार्मर्स होता है, बट अपने ऐसे जस्ट एग्जांपल सेट कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल देख रहे हैं। अब एक होलसेलर ने यहाँ से खरीदा, ये अपना फैक्ट्री था। ठीक है, ये अपना क्या था, फैक्ट्री था, यहाँ पे होलसेलर। अब ये होलसेलर क्या करेगा, दुकान वालों को ही दे देता है। तो मान लो कोई दुकान वाला जो है वो 50 किलो लेके गया। ठीक है, दुकान वाला क्या करेगा, 50 किलो ले गया। अब इस दुकान वाले से, अब इस दुकान वाले के पास भी कई सारे कस्टमर्स होते हैं, ग्राहक होते हैं, जैसे मैं और तुम हो गए। तो मेरे को 1 किलो चाहिए, तो मैंने क्या लिया, इस दुकान वाले से 1 किलो लिया। तो फाइनली आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे, मान लो मेरे को एक चाहिए था, तो मैं डायरेक्ट इस कंपनी में नहीं गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1 किलो का भाव कितना होगा भाई, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया होगा, मान लो चलो 20 रुपया हुआ, ज्यादा से ज्यादा 1 किलो का भाव 20 रुपया हुआ। अब मैं कंपनी अगर जाऊंगा तो कंपनी कहीं दूर सेटअप होता है, एक तो ये भी इसका रीजन हो जाता है, कंपनी कहीं दूर होगा, तो जाने में मेरा भाई 100 रुपया खर्चा हो जाएगा। अब 20 रुपए के सामान लेने के लिए मैं इतना दूर कंपनी जाऊंगा? आप लॉजिक समझ रहे हो बातों को, है ना? जैसे मान लो आपको पार्ले जी बिस्किट चाहिए, तो आप क्या करोगे, दुकान वाले से लेते हो। अब पार्ले जी का जो बिस्किट है ना, वो पार्ले मुंबई में है, पार्ले पार्ले है ना जो पार्ले, वो मुंबई में है। ठीक है, तो मुंबई में जाओगे, वाइले विले पार्ले, आप इसको, विले पार्ले नाम का स्टेशन है जहाँ पे पार्ले कंपनी है। तो आप मुंबई में विले पार्ले में जाओगे, पार्ले एक 5 रुपए की बिस्किट खरीदने नहीं, आप इस दुकान वाले से, क्योंकि मान लो अगर आप जाते भी हो खरीदने, आपको दे भी दिया कंपनी वाले ने, तो आपका जाने का ही भाड़ा कितना लग जाएगा, 100-200 रुपए तो ऐसे ही आपके खर्चे हो जाएंगे। 5 रुपए की बिस्किट लिए आप 100-200 रुपए के लिए जाओगे मुंबई खरीदने?
लॉजिक समझ पड़ा भाई मेरा? बहुत बढ़िया, चलो आपको होप करता हूँ समझ पड़ा होगा। चलो अब पढ़ेंगे जो आपको ना बहुत बढ़िया समझ आएगा, सब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो भी आपको खुद से पढ़ लो खुद समझ आएगा। चलो, अ ट्रेडर हु परचेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ऑन फार्म, फैक्ट्रीज और होम इज कॉल्ड होलसेलर। ऐसा एक, ठीक है, ट्रेडर, ट्रेडर यानी व्यापार, व्यापार यानी क्या होता है, सब सब आ जाते हैं इसमें। आप चाहे व्यापार में कौन आता है, रिटेलर, होलसेलर, सब इसमें आता है। तो एक ऐसा व्यापार, व्यापार यानी जो धंधा करता है, एक ऐसा व्यापार जो कि चीजों को लार्ज क्वांटिटी में, जो कि चीजों को लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है। कहाँ से परचेज करेगा, या तो फार्म, ठीक है, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं या तो उनसे परचेज करेगा, या तो फैक्ट्री में जाके परचेज करेगा। और कई जगह क्या होता है, घर में भी चीजें बनती हैं। आप देखो तो आप जिसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हो, जो यानी घर में, जैसे मास्क पहले क्या हुआ करता था, घर में ही लोग बनाते थे, ठीक है, अभी मास्क जो बनता था तो आपके मॉम ने भी बनाया होगा, मैं होप करता हूँ। तो ऐसी सब चीजें जो है, तो ये जो बड़े बड़े अमाउंट में जो खरीदते हैं, ठीक है, अ ट्रेडर हु परचेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ऑन फार्म, फैक्ट्रीज और इन होम इज कॉल्ड अ होलसेलर। ठीक है, एक ऐसा ट्रेडर जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स को खरीदता है, जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, फैक्ट्री, होम या फिर फार्म में, इसी को आप क्या बोलते हैं, होल सेलर। यानी कि होल मतलब क्या होता है, पूरा, सेलर मतलब खरीदने वाला। तो जो पूरा खरीदता है यानी कि लार्ज अमाउंट में खरीदता है, उसे आप होलसेलर बोलते हो। अभी आगे क्या है, दे सेल इट टू द स्मॉल ट्रेडर्स और शॉपकीपर इन दिस वे, ठीक है, बायर एंड सेलर बोथ आर मर्चेंट। अभी क्या होता है, आप देखो तो ये लोग क्या होते हैं, होलसेलर क्या करते हैं, अभी इसको ट्रेडर्स को देते हैं या फिर शॉपकीपर्स को। यहाँ पे जो होलसेलर है ये शॉपकीपर को, यानी कि शॉपकीपर्स, अलग अलग जो दुकानदार होते हैं वो होलसेलर के पास जाते हैं और चीजें लेके आते हैं। तो दे सेल इट टू द स्मॉल ट्रेडर्स और शॉपकीपर। और इसी तरीके से जो बायर और सेलर होता है दोनों क्या होते हैं, मर्चेंट होते हैं। यानी आप देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो होलसेलर है वो क्या है, यहाँ पे सेलर है। होलसेलर क्या करेगा, सेल करेगा। और यहाँ पे ये जो रिटेलर है, दुकान वाला है, या फिर शॉपकीपर बोलो या फिर आप दुकान वाले बोलो, ये दुकान वाला क्या करेगा, इन चीजों को बाय करेगा। तो यहाँ पे ये दोनों ना एक मर्चेंट है। मर्चेंट यानी व्यापार है, मर्चेंट यानी क्या है, व्यापार। व्यापार का काम क्या होता है, चीजों को बेचना। तो ये तो बेच रहा है पर ये तो खरीद रहा है, तो ये कैसे व्यापार हुआ। तो अभी ये दुकान वाला तो ठीक है, दुकान वाले ने होलसेलर से चीज को खरीदा, दुकान वाले ने क्या किया, ये मान लो ये शॉपकीपर वाला जो है, यहाँ पे सबको रफ करेंगे तब मजा आएगा समझने में। अब मान लो ये जो यहाँ पे शॉपकीपर वाला है, ठीक है, ये जो शॉपकीपर वाला है ये क्या करेगा, होलसेलर से खरीदेगा और ये इसको बेचेगा। पर आप देखो तो होलसेलर ने भी पहले तो किसी से बाई किया था ना, खरीदा ही था। होलसेलर ने भी क्या किया था, किसी से खरीदा ही था। अब ये दुकान वाला है, भले इससे खरीद रहा है, होलसेलर से खरीद रहा है, पर ये जाके कस्टमर को बेचेगा, यानी अपने को बेचेगा। तो एक तरीके से देखो सब लोग यहाँ पे देखो तो ये ट्रेड, होलसेलर ने भी खरीदा और बेचा, रिटेलर ने भी खरीदा और बेच दिया। तो इनको अपने क्या बोलते हैं, मर्चेंट बोलते हैं। समझ पड़ा गया, मजा आ गया। और सर बोले सर मजा आ गया समझ के। इन दिस वे बायर एंड सेलर बोथ आर मर्चेंट। चलो, द शॉपकीपर फ्रॉम हुम वी बाय थिंग्स इज कॉल्ड रिटेलर। और आप जहां से चीजें खरीदते हो, जिन दुकान वाले से, आप उनको क्या बोलते हो, रिटेलर बोलते हो। ठीक है, यू से देम रिटेलर। द शॉपकीपर फ्रॉम whom we buy things is called retailer। अब आगे पढ़ेंगे अपने, ठीक है, चलो चलो आगे, चलो बच्चा लोग आगे। तो सिमिलरली कार के लिए भी ऐसा दिया, सम स्पेयर पार्ट्स यूज्ड इन मोटर कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन स्मॉल फैक्ट्रीज। छोटे मोटे फैक्ट्री में क्या होता है, जो कार में जो भी आप देखो स्पेयर पार्ट्स, कार के जो भी पार्ट्स होते हैं वो छोटे मोटे कंपनी में बनते हैं। फिर कार कंपनीज मेक कार्स बाय परचेजिंग एंड असेंबलिंग दिस स्पेयर पार्ट्स। और ये जो पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मतलब मान लो गाड़ी के व्हील्स हो गए, गाड़ी के जो ग्लासेस होते हैं, गाड़ी के जो, ठीक है, ये विंडोज होते हैं, जो भी आप बोलो, तो अलग अलग चीजों को क्या करते हैं, कंपनी वाले जो कार कंपनीज होती हैं वो चीजों को क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में से खरीदते हैं। खरीदने के बाद क्या करते हैं, उनको असेंबल करते हैं। असेंबल करना मतलब उनको जोड़ते हैं। ठीक है, कार कंपनीज मेक कार्स बाय परचेसिंग एंड असेंबलिंग दिस स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स यानी अलग अलग पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स मतलब क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स। पहले क्या होता है, फैक्ट्रीज में बनती है, कार कंपनीज ये स्पेयर पार्ट्स को लेते हैं, अलग अलग पार्ट्स को, और क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, इनको असेंबल करते हैं। एंड देन फाइनली क्या होता है कि ये जो कार है हम शोरूम से, यानी कि कार कंपनी से खरीदते हैं। इस तरह से कार अपने पास आता है। चलो, इक्वलिटी इन मार्केट अपने देखेंगे। मार्केट में क्या है भाई, इक्वालिटी है। मार्केट में क्या है, ओके, मैं यार बड़ा थकान सा आ गया, मतलब 2 पार्ट लगातार बना रहा हूँ आज, मैं थकान सा आ गया भाई। आप बस सपोर्ट वपोर्ट नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, बस इतना ही बोलेंगे, आपको सपोर्ट करना भाई। चलो, अब आप देखो अपने आगे जो है वो पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ फार्म एंड फैक्ट्रीज फाइनली रीच द कस्टमर एंड ऑल इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस आर मर्चेंट। ठीक है, तो मर्चेंट का यहाँ पे एक और बताया गया है, द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज फाइनली रीच द कंज्यूमर एंड ऑल इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस आर मर्चेंट। आप अगर देखो तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं विच आर प्रोड्यूस इन द फार्म और फैक्ट्रीज, दे फाइनली रीच टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी कस्टमर, अपने पास जिसको अपने को चाहिए। दे फाइनली रीच टू द कंज्यूमर एंड ऑल इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व इन द इन द प्रोसेस आर मर्चेंट। तो व्यापार कौन होता है, जो भी देखो यहाँ पे कंपनी से लेके, ठीक है, कंपनी से लेके, मान लो कंपनी से लेके कस्टमर तक सामान आता है, बीच में जो भी इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली वी टर्म देम एज अ मर्चेंट्स। आप उनको क्या बोलते हो, दे आर मर्चेंट्स, यानी कि वो भी व्यापार। ठीक है,
चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, कुछ डिफरेंस बताया है। वी हैव कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट शॉप्स एंड शॉपकीपर्स फ्रॉम गुजरी मार्केट टू मॉल। ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया फ्रॉम शॉप्स ऑफ शॉपकीपर्स फ्रॉम गुजरी मार्केट टू मॉल। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू शॉपकीपर्स। अगर हम छोटे शॉपकीपर और बड़े शॉपकीपर की बात देखें ना, तो इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, समानता असमानता होती है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू शॉपकीपर्स। फॉर एग्जाम्पल, वन शॉपकीपर इज फ्रॉम गुजरी मार्केट, यानी कि जो कि ये सॉरी साप्ताहिक मार्केट, वीकली मार्केट होता है, एंड अनदर शॉपकीपर इज फ्रॉम मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो वन इज अ स्मॉल शॉपकीपर डूइंग रिटेल बिजनेस विथ लेस मनी। यहाँ पे जो पहला शॉपकीपर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल गुजरी मार्केट वाला शॉपकीपर, तो दिस शॉपकीपर क्या है, ही इज डूइंग इज रिटेल बिजनेस विद लेस मनी। वो रिटेल बिजनेस कर रहा है और कम पैसे कमा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट जो होता है कम इसको मिलता है। द अदर इज अ शॉपकीपर हु इन्वेस्ट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी इन द स्मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे आप देखो, जो दूसरा बिजनेसमैन है, यहाँ पे जो दूसरा बिग शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, ही इज इन्वेस्टिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ही इज इन्वेस्टिंग a big amount of money in the mall or shopping complex. A small shopkeeper earns very less profit. यहाँ पे जो छोटा वाला शॉपकीपर है, he is earning a very less profit, whereas the big shopkeeper earns more profit. यहाँ पे बड़ा शॉपकीपर क्या करेगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। In the same way, there is a economic variation in the buyers and sellers class also. और इसी तरह से आप देखो तो बायर और सेलर के क्लास में भी ना इसी तरीके से फर्क होता है, यानी जो खरीदता है और जो बेचता है उनमें भी यही फर्क होता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस जो है याद रखना है भाई साहब, डिफरेंस याद रखना है आपको। आगे क्या है, देर आर सो मैनी पीपल हु कैनॉट इवन परचेज द थिंग्स। ठीक है, चलो विच आर एट द सेम टाइम मैनी पीपल, ये कुछ काम का नहीं है, आप छोड़ो। तो यहाँ पे यही बस बोला गया इस वाले लाइन में, कई सारे लोग हैं बिग मॉल से खरीद लेते हैं, कई सारे नहीं खरीद पाते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, यू मैं नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, सम पीपल इन इंडिया दे कांट गो टू द शॉपिंग मॉल और बिग कॉम्प्लेक्स जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज। ठीक है, if you belong from the rich family, then definitely you'll go to the shopping complex. You'll never think of going to this weekly or gujri market. But the people, those who have the very, if you say very bad financial condition, then they will go to the gujri market. तो इसी तरीके से मार्केट बैलेंस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गुजरी मार्केट के पास कोई नहीं आता है। ठीक है, मार्केट इज बैलेंस्ड, इक्वलिटी इन मार्केट आप इसी को बोलते हो। ठीक है, सबके पास सब जाते हैं, बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ कस्टमर इन अवर इंडिया, सो दैट इज व्हाई ईच एंड एवरी शॉप्स, ठीक है, दे गेट्स द प्रॉफिट एंड दे गेट्स द कस्टमर। सबके पास कस्टमर मिल ही जाता है। चलो अब अपने कुछ और देखेंगे भाई साहब, कुछ और चीजें अपने देखेंगे। यहाँ पे क्या है, as a customer we sometimes see the aged people selling the things around us. Though this is the time for them to rest, such old men women are forced to sell items due to poverty and financial crisis. At such times we need to helpful to the needy people by buying items from them instead of buying items from a shop or mall. आपने क्या देखा होगा, समटाइम यू माइट हैव सीन, आपने कई दफा देखा होगा कि एजेड पीपल क्या करते हैं, अपने आजू बाजू में आपने देखा होगा कि एजेड पीपल भी क्या करते हैं, चीजों को बेचते हैं, बिकॉज दे आर फोर्स टू डू सो ना यार, उनको ऐसे कोई जरूरत थोड़ी ना है, मतलब जरूरत है उनको, मतलब ऐसे कोई मतलब वो थोड़ी ना, मतलब मन लगी है कि चलो हम बेच के आते हैं। बिकॉज देखो आप जो भी चीजें करते हैं ना, आपकी जरूरतें, ठीक है, आपकी मजबूरी आपसे चीजें करवाती है। मान लो अगर आपको आपके पापा ने बोल दिया कि जाइए आज से मैं आपको खाना ही नहीं दूंगा, तो आप क्या करोगे, आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना, अपना पेट भरने के लिए आप कुछ ना कुछ तो करोगे। ऐसा तो नहीं बोलोगे कि नहीं अब मैं कुछ करूंगा नहीं, शांति से सो जाओ। कितने दिन आप बिना खाना के रह सकते हो, मान लो ऐसे होना नहीं चाहिए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसे, बट डेफिनेटली आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि लोगों को लोग चीजें करते क्यों है, बिकॉज ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मजबूरी, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंपल्सन। ठीक है, उनके ऊपर क्या आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंपेल्ड हो जाते हैं ना, जब वो पूरी तरह से मजबूर हो जाते हैं तो वो चीज़ों को करने में आते हैं। तो आपको करना क्या है, व्हेन यू सी सच एजेड मैन और व्हेन यू सी सच एजेड ओल्ड वुमेन और मैन, यू सिंपली बाय द थिंग्स, बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दोज शॉपकीपर्स और फ्रॉम दोज सेलर्स एंड नॉट टू गो टू शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप वहाँ पर जाइए, ऐसा नहीं मत जाइए, बट बेसिकली व्हेन यू सी सच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स अराउंड यू, सो यू जस्ट बाय परचेज द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट ओल्ड मैन और वुमेन। ठीक है, चलो कस्टमर इन द मार्केट अपने पढ़ लेते हैं। कस्टमर इन द मार्केट, ठीक है, अ कस्टमर मीन्स अ पर्सन हु पेज एंड बाइज गुड और हु गेट्स सर्विसेज फॉर हिज ओन यूज। कस्टमर क्या होता है, कस्टमर एक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन जो कि क्या करता है, पेज एंड बाई गुड्स, वो पैसे देता है और चीजों को खरीदता है। अ कस्टमर मीन्स अ पर्सन हु पेज एंड बाइज गुड्स और हु गेट्स सर्विसेज फॉर हिज ओन यूज, या फिर आप देखो तो उसको सर्विसेज मिलते खुद को यूज करने के लिए, तो दैट इज द कस्टमर। अच्छा भाई बीच में कॉल आ रहा है, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया है, आप एक काम करना, वेट करना गाइस, वेट करना। ओके गाइस, तो यार थोड़ा सा फोन आ गया था, बट हम फिर से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलो कस्टमर इन द मार्केट, हम अभी देखेंगे क्या, कस्टमर इन द मार्केट। ठीक है, चलो कस्टमर का डेफिनेशन जो हमने देख लिया था। ठीक है, अभी हम देखते हैं,
टुडे एवरीवन इज अ कस्टमर इन सम और अदर, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, टुडे एवरीवन, एक सेकंड यार, एक सेकंड, लोचा हो गया, चलो ठीक है। टुडे एवरीवन इज अ कस्टमर इन सम वे और अदर, ठीक है। आज आप देखो तो सब है ना एक तरीके से कस्टमर ही है, सब कस्टमर है। मान लो कि जैसे आप बोलोगे नहीं मेरे पास कस्टमर नहीं, ही इज अ सेलर, ही इज अ शॉपकीपर, ठीक है। आपके पास मान लो अगर शॉप है, उनके पास कोई कपड़े का दुकान है, बट आप अगर आप देखो गेहूं चावल लेने के लिए क्या करते हो, आपके पापा गेहूं चावल लाते हैं? नहीं, आपके पापा दूसरे से खरीदते हैं। तो आप देखो अब जो गेहूं चावल बेचता है उसको अगर कपड़ा चाहिए तो वो आपके पापा से खरीदेगा। तो डेफिनेटली आप देखो यहाँ पे तो सब ना सब, अगर आप बोल दो ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया थे यार कस्टमर्स, सारे के सारे जितने भी बंदे हैं सब क्या है, कस्टमर्स है। क्योंकि सबके पास किसी ना किसी चीजें की दुकान होती है। मान लो मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक शॉप है तो मेरे हम लोग को भी क्या करना होगा, अगर मान लो मेरे को कपड़े चाहिए तो डेफिनेटली मैं किसी दूसरे बंदे के पास जाऊंगा जो कि कपड़े सेल करता है। तो टुडे एवरीवन इज अ कस्टमर इन सम और अदर वे। फॉर एग्जाम्पल, या ठीक है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये सब छोड़ो, ठीक है। और इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द वर्ल्ड, सो इट इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अभी अपने आगे 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 आगे, ये तो पीछे आ गया सर, आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हाँ आगे बढ़ेंगे, चलो। इंडिया इज कंसिडर्ड, ठीक है। अरे ये मतलब ये वाला पेज मतलब फेवरेट रह रहा है भाई, ये वाला मेरा पेज फेवरेट रह रहा है। चलो ये वाला मजा आएगा पढ़ने में। ओके ओके जानू दीन दीन, ओके। अब यहाँ पे पढ़ेंगे गाइस, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया को पूरे आप देख लो वर्ल्ड में ना सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मार्केट माना जाता है। तो इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, ठीक है। कंज्यूमर बाय नेसेसरी एंड लग्जूरियस आइटम फ्रॉम द मार्केट। एज अ कंज्यूमर ही हैज द राइट टू गेट द क्वालिटी, प्राइस एंड चॉइस ऑफ द आइटम एंड फुल वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो आपको ना कस्टमर होने के नाते आपको, ठीक है, जो कस्टमर्स होते हैं बेसिकली दे परचेज द लग्जूरियस आइटम, ठीक है। आप देखो तो बड़े महंगे महंगे आइटम जो है मार्केट से खरीदते हो। तो अब जब महंगे आइटम मार्केट से खरीदते हो देन यू मस्ट हैव सम राइट्स, आपके पास कुछ हक होना चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या हक होना चाहिए, क्वालिटी चेक करने का, प्राइस चेक करने का, चॉइस करने का। मतलब आप जब चीज़ों को खरीदते हो ना तो आपको उसकी पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए। इफ़ यू परचेज समथिंग देन यू मस्ट गेट द फुल वैल्यू ऑफ योर मनी। तो इसके लिए ना गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो अपने देखेंगे। तो मान लो यहाँ पे ये जो है अपने ये पूरा इस चित्र विचित्र यहाँ पे जो दिया है, काफी बढ़िया चित्र है, इसके बारे में अपने कुछ यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप जो देख सकते हो, तो अब जो ये सबसे पहला है वो ISI है, ठीक है। इसका डेफिनेशन अगर आपको लिखना है, एक्रोनिम अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन इसका होता है, ISI का फुल फॉर्म जो है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। तो ISI आपको उन वाले आइटम्स, ठीक है, मान लो अगर आप इफ यू आर परचेसिंग समथिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और एनी अदर होम अप्लायंसेस, तो अगर आपको चेक करना है कि क्या वो अप्लायंसेस बढ़िया है, अच्छे क्वालिटी का है, देन यू मस्ट चेक दिस ISI। अगर उसके ऊपर ISI का मार्क होगा, आप देखना आप नए पंखे या फिर फ्रीज वगैरह खरीदते होंगे ना, then you must be able to see this ISI mark, ठीक है। then you will definitely see this ISI mark on that particular product if you are purchasing any electric appliances। जो भी इलेक्ट्रिक चीजें आप खरीदते हो अगर वो ब्रांडेड है then you will definitely see the ISI mark on that। हॉलमार्क आपको कब देखने को मिलेगा, हॉलमार्क तो मान लो जब भी आप इफ यू आर परचेसिंग गोल्ड, अगर आप सोना खरीदते हो, सोना चांदी अगर आप खरीदते हो ना, गोल्ड एंड सिल्वर, इफ यू आर परचेसिंग गोल्ड एंड सिल्वर, देन इफ योर गोल्ड एंड सिल्वर मीट्स द स्टैंडर्ड, ठीक, सॉरी, अगर आपका जो गोल्ड है ना, ये थोड़ा बिल्लूचा हो गया, अगर आपका गोल्ड और सिल्वर जो है, ठीक है, अगर वो मैच करता है स्टैंडर्ड को, अगर इफ इट मैचेस द स्टैंडर्ड क्वालिटी, देन इट विल डेफिनेटली हैव दिस हॉलमार्क। उसके पास 110% इस हॉलमार्क का साइन होगा अगर आपके प्रोडक्ट जो है वो एकदम बढ़िया होगा। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर अच्छा वाला होगा, क्वालिटी होगा, मतलब आपका जो सोना चांदी है अगर वो अच्छा होगा तो उसके ऊपर इस हॉलमार्क का साइन डेफिनेटली 110% होगा ही। आप देखना इसे, आप इन सब चीज़ों को ना कोशिश करो देखने की, ठीक है। चलो, वुल मार्क क्या है, यानी कि अगर आप वुल के कपड़े, ठीक है, ऊन वाले कपड़े अगर आप लेते हो, देन डेफिनेटली इफ योर ऊन इज ब्रांडेड, इफ योर वुल इज ब्रांडेड, इफ योर वुल इज फ्रॉम कंपनी मेड, इफ योर वुल इज ऑथराइज फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, देन इट विल हैव वुल मार्क, ठीक है। ये सब क्या होता है ISI सर, ये सब क्या है, मतलब एक गवर्नमेंट, देखो ये सब जितने भी आप साइंस देख रहे हो ना, साइंस यहाँ पे जितने भी हैं, साइंस मतलब वो साइन नहीं, ये साइन की बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी यहाँ पे साइन है, तो ये एक ऐसी साइन है जो कि गवर्नमेंट, अपना जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो सब चीज़ों को वेरीफाई करता है। अगर मान लो ISI है, हॉलमार्क है या फिर वुलमार्क है, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट वेरीफाइड ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो कि खराब नहीं है, वो डेफिनेटली अच्छा ही है, आप इसे आंख बंद करके यूज कर सकते हो। तो वुलमार्क इज द प्रोडक्ट विच इज बेसिकली यू विल बी एबल टू सी ऑन द वुल प्रोडक्ट्स, एंड इफ वुलमार्क इज देयर देन यू कैन बी अस्योर्ड दैट हाँ डेफिनेटली द प्रोडक्ट विल बी नाइस है, ठीक है, प्रोडक्ट आपका अच्छा होगा। एग मार्क किसके अंदर होता है, देखो आप एग्रो मार्क, एग मार्क मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चरल मार्क या फिर एग्रो मार्क बोल दो, विच इज बेसिकली फॉर द फार्म प्रोडक्ट्स, जितने भी फार्म प्रोडक्ट्स हैं, इफ यू आर परचेसिंग एनी फार्म प्रोडक्ट्स हैं, इफ देयर इज एग मार्क ऑन दैट पर्टिकुलर फार्म प्रोडक्ट, देन यू कैन बी अस्योर्ड,
ठीक है, यू कैन बी एंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट दैट या दिस प्रोडक्ट इज डेफिनेटली 110% प्योर एंड वेरी, ठीक है, हेल्दी प्रोडक्ट होगा। FSI क्या है यहाँ पे, तो ये FSI क्या है, फूड स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSI का जो AI का जो फुल फॉर्म है दैट इज, आप लिख लेना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड सेफ्टी, F का मतलब फूड, S का मतलब सेफ्टी एंड अगेन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दैट इज बेसिकली FSI जो होता है गाइज ना, वो एक क्या होता है, एक लोगो होता है, एक साइन होता है, जो कि हर एक फूड प्रोडक्ट है, व्हेनेवर यू बाय द पैकेट प्रोडक्ट लाइक बालाजी के, या फिर जो भी आपके लेस के, या फिर जो भी चिप्स पापड़ आप खरीदते हो, तो या फिर आप चॉकलेट भी, मतलब जो हैवी, मतलब आप अगर ब्रांडेड चॉकलेट्स एंड एनी अदर आइटम्स इफ यू परचेज, and you'll be able to see this FSI sign on your products, and if there is a FSI sign, then you can be assured that yeah, this product is definitely a healthiest product and I can have it। ठीक है, आप खा सकते हो उसको आसानी से अगर FSI का वहाँ पे साइन होता है। तो if FSI sign is there, it is basically checked by the government, verified by the government that yeah, this product is definitely 110% pure and it is edible for the human being। अब ये क्या होता है, वेजिटेरियन होता है, ये क्या होता है, नॉन वेजिटेरियन होता है, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज इट विल जस्ट वेस्ट द टाइम। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, वो यही सारी चीज़ें लिखी हुई है। हॉलमार्क किसके लिए होता है, गोल्ड सिल्वर, गोल्डमार्क प्रोडक्ट इज, एगमार्क किसके लिए होता है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे टिक किया हुआ है, आप इसको भी टिक कर लेना, एंड दैट्स अ वेरी इजी गाइस, यू जस्ट रिमेंबर दिस साइन। ठीक है, ग्रीन साइन वेजिटेरियन, रेड साइन नॉन वेजिटेरियन। अब आगे जाएंगे, राइट ड्यूटीज ऑफ कस्टमर। ठीक है, अभी क्या देखेंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज, कस्टमर हो, ठीक है, अब कस्टमर देखो, आपका कुछ अधिकार होता है, आपका कुछ ना हक होता है, मतलब कि अगर आप दुकान पे गए तो डेफिनेटली यू आर अलाउड टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम द सेलर। जो भी शॉपकीपर है, यू आर अलाउड टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम द सेलर इफ यू आर अ कस्टमर। ठीक है, इफ यू आर अ कस्टमर यू आर अलाउड टू आस्क एनीथिंग, इफ यू आर अ कस्टमर देन यू आर अलाउड टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम द शॉपकीपर। ठीक है, आपको पूरी, मतलब आप बोल सकते हो कि अथॉरिटी है, हक है कि आप कस्टमर से ना अपने प्रोडक्ट के बारे में, चीज़ों के बारे में पूछ सके कि भाई ये क्या है, कैसा है, कौन सी कंपनी ने इसे बनाया है, मतलब A to Z चीज़ें जो है ना आप आसानी से पूछ सकते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अपने देख लेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कस्टमर्स जो है अपने देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से पढ़ेंगे, न्यूमरस आइटम विथ सिमिलर फीचर्स एंड ब्रांडेड्स आर फाउंड इन द मार्केट। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो कई सारे आइटम सिमिलर फीचर और एक ही ब्रांड के मार्केट में पाए जाते हैं। द कंज्यूमर, ठीक है, द कंज्यूमर डज नॉट हैव अ कंप्लीट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। अब कंज्यूमर जो होता है, यानी कि जो कंज्यूम करने वाला होता है, कंज्यूम मतलब जो खाने वाला होता है, जो कस्टमर होता है, कस्टमर को ना उन चीज़ों के बारे में ना आप बराबर से नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, ये वाला कहाँ पे ज़्यादा केस होता है, आप पिज़्ज़ा की दुकान में जाओ, पिज़्ज़ा दुनिया भर के अलग अलग पिज़्ज़ा के नाम लिखे होते हैं। पिज़्ज़ा जो होता है दुनिया भर के, मैर्गरीटा पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा, वेज पिज़्ज़ा, अरे कुछ तो ऐसे नाम होते हैं, आप जज भी नहीं कर, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब होता क्या है, पिज़्ज़ा वाले शॉप में जाके ना आप वो जो पिज़्ज़ा बेच रहा होता है आप उससे पूछ भी नहीं पाओगे, बिकॉज दैट्स यार, आप बोल दो कि वहाँ पे वो मैजेस्टिक होता है शॉप, वहाँ पे सब है ना रिच पीपल आते हैं, तो आप जाके पूछोगे ये पिज़्ज़ा में कैसा होता है, खाने में कैसा होता है, तो ये बड़ा लोचा वाला आता है। बट आप ये सब ना गवर्नमेंट को यार इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये जो महंगे महंगे शॉप्स होते हैं वहाँ पे भी जाके एक आम आदमी भी पूछ सके प्रोडक्ट्स के बारे में, कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तो आप देखो तो न्यूमरस आइटम मार्केट में प्रेजेंट है, और ये कस्टमर को हर प्रोडक्ट के बारे में तो जानकारी होता नहीं है, तो इसीलिए शॉपकीपर का ये शॉपकीपर का ड्यूटी होता है कि वो शॉपकीपर क्या करे, अपने को बताए कि भाई ये मतलब ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है, आप इसको खरीदते हो, ऐसा होगा वैसा होगा, और डेफिनेटली आपको बताते हैं बिकॉज। ठीक है, चलो, द कंज्यूमर इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड एज देयर आर मैनी इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएरीज बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये कंज्यूमर है, और सॉरी एक सेकेंड भाई, ये मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर यानी कंपनी है, और ये आप कंज्यूमर यानी कि कस्टमर है। ये कंपनी है और ये कस्टमर है, दिस इज द मैन्युफैक्चरर एंड दिस इज द कस्टमर। और इनके बीच में आप देखो तो इंटरमीडिएरीज जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, कभी कभी कस्टमर को है ना आप ये लोग तंग कर जाते हैं, मतलब मूर्ख बनाते हैं, माहू बना देते हैं। ठीक है, तो इसको सब प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज बीन इंप्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम फ्रॉड से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसे लागू किया हुआ है, जिससे कि अपने फ्रॉड से बच सके। कंज्यूमर आर ऑफन डिसीव्ड इन द प्रेजेंट मार्केट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस एंड सेवरल ऑफ गुड्स। ठीक है, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको ना धोखा दे दिया जाता है मार्केट में, टर्म्स ऑफ क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, प्राइस हो गया, गुड्स हो गया। ठीक है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैज बीन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इनेबलिंग कंज्यूमर्स टू एक्सरसाइज द राइट्स टू गुड्स एंड सर्विसेज। अंडर दिस लॉ कंज्यूमर्स हैव द फॉलोइंग 6 राइट। और ये जो है आप देखो तो 1986 में आपको इंपॉर्टेंट क्या है, बस यही याद रखना है भाई
कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैड बीन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका रीजन क्या है, इसको ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, प्रोटेक्शन देखो यानी कि कंज्यूमर को ना बचाने के लिए, कब इसे इंप्लीमेंट किया गया था 1986 में। और इसका एम एक ही है कि जो जितने भी कस्टमर्स हैं वो ना चीज़ों को लेके उनके पास कुछ अधिकार होना चाहिए, हक होना चाहिए, ठीक है। और 6 हक हैं यहाँ पे, कितने हक, 6 राइट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आता है बस, ये 6 हक। वो सब जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ फालतू था, ये पैराग्राफ पूरा फालतू है। बस इतना आपको याद रखना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया था, 1986 में जो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ये आपको याद रखना है जस्ट फॉर द एमसीक्यू। एंड देयर आर टोटल 6 राइट। राइट मतलब क्या होता है, आपका हक, एज अ कस्टमर आपके पास क्या क्या हक है, आप वो अपने देखने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने बेसिकली इसको इंप्लीमेंट किया था 1986 में, कि अगर आप कस्टमर हो तो आपके पास इन 6 चीजों को लेके हक है। पहला क्या है, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी है पहला, अपने पास क्या है, राइट टू सेफ्टी है। राइट टू सेफ्टी के अंदर क्या है, राइट टू कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर हार्मफुल फॉर अ पर्सन लाइफ एंड हेल्थ। Means if you buy a good or services you can file a complaint under the Consumer Protection Act if there is any harm to your health or life even in the long run, ठीक है। राइट टू कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच आर हार्मफुल फॉर अ पर्सन्स लाइफ एंड हेल्थ। आपको अधिकार है, ठीक है, आपको अधिकार है इनके खिलाफ, अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आपकी बॉडी को लेकर हार्मफुल है, ठीक है, अगर आपकी लाइफ या फिर डेथ अगर आपको ले रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर आपकी वो जिंदगी से खिलवाड़ हो रही है उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद, तो आपके पास पूरा ना इसके बारे में अधिकार है, हक है कि आप उनके खिलाफ जा सके। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लो अगर कोई आप चीज़ों को परचेज करते हो, इफ़ यू बाय एनी गुड्स और सर्विसेज, तो आप क्या कर सकते हैं, एंड इफ़ यू फाइंड एनी फॉल्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर आपने लेट्स से इफ यू आर बाइंग एनी प्रोडक्ट एंड इफ यू फाइंड एनी फॉल्ट इन दैट प्रोडक्ट देन यू कैन सिंपली फाइल अ कंप्लेंट, ठीक है, देन सिंपली यू कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट डाल सकते हो। सेकंड क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये तो नाम ही सुन के लग रहा है कि आपके पास अधिकार है, हक है कि आप सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है वो देख लेते हैं। इट इज़ अ राइट ऑफ द कंज्यूमर, ये कंज्यूमर का अधिकार होता है, राइट होता है, हक होता है। इट इज़ अ राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू गेट ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स टू चूज एट द टाइम ऑफ बाइंग गुड्स और सर्विसेज। ये मतलब एक कंज्यूमर का, एक कस्टमर का, आप कंज्यूमर ही यहाँ पे लेके चलो, ठीक है, कंज्यूमर ही आपको बोलना है या फिर कस्टमर भी बोल सकते हो। इट इज़ राइट ऑफ द कंज्यूमर कि वो कोई भी प्रोडक्ट का ना फुल इन्फॉर्मेशन ले सके एट द टाइम ऑफ बाइंग गुड्स और सर्विसेज। तो दैट्स अ वेरी सिंपल, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, इट इज द राइट ऑफ एवरी कंज्यूमर दैट ही और सी कैन गेट द फुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द शॉपकीपर एट द टाइम ऑफ परचेसिंग गुड्स और एनी अदर सर्विसेज। राइट टू चूज यहाँ पे क्या है, राइट टू चूज में क्या है कि मतलब आपके पास ये भी अधिकार है कि आप वैराइटीज ऑफ चीजों में से कोई एक पर्टिकुलर आइटम को चूज सिलेक्ट कर सको। द कस्टमर हैज द राइट टू सिलेक्ट फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ आइटम्स, ठीक है, कस्टमर के पास भी एक हक होता है, ठीक है, आपके पास हक होता है कि आप कई सारी चीज़ों में से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को पसंद कर सको, बिकॉज यू आर अ कस्टमर। सो ये राइट्स आपको दी गई हैं। तीसरा क्या है, राइट टू रिप्रेजेंटेशन। राइट टू रिप्रेजेंटेशन में क्या है, द कंज्यूमर हैज द राइट टू मेक एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोर्ड टू प्रोटेक्ट हिज राइट एंड इंटरेस्ट, ठीक है। आपके पास अधिकार होता है, आपके पास पूरी तरह से ये राइट होता है कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोर्ड जो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोर्ड जो है, आप जाके वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सको अपने, आपके जो भी राइट्स हैं, जो भी आपके फायदे हैं। मान लो अगर आपको नहीं दिया जा रहा है, आपके अधिकार आपको नहीं दिया है, तो सिंपली यू कैन गो टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोर्ड, सिंपली यू कैन गो टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोर्ड, वहाँ पे आप जाके रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई हमारे राइट के अधिकार के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। नेक्स्ट वन क्या है, ग्रीवियंस रिड्रेसल राइट, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, ग्रीवियंस रिड्रेसल राइट। यहाँ पे क्या है, आप ग्रीवियंस, आपकी जो भी यहाँ पे दुखद घटनाएं हैं, दुखद मतलब ग्रीवियंस का मतलब होता है दुखी, आपके साथ जो भी चीजें मतलब ग्रीवियंस होता है, आपके साथ दुखद पैदा घटना आपके साथ अगर पैदा होती है दुकानदार के साथ लेके, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जाके ना आप वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो बोर्ड होता है, आप वहाँ पे जाके अपनी बातों को एड्रेस कर सकते हो, मतलब उनको जाके बता सकते हो कि भाई ये दुकानदार वाले ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया जिसकी वजह से हमें ग्रीवियंस पैदा हुआ, यानी कि हमें दुखी पैदा हुआ है। द कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट कंपेंसेशन फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय डिफेक्टिव गुड्स, डिफिशिएंट सर्विसेज और फ्रॉड, ठीक है। जो कंज्यूमर होता है उसके पास क्या होता है, पूरी तरह से ना अधिकार होता है कि मान लो कि अगर आपको कोई चीज़ दे दिया गया, सर्विसेज दिया, गुड्स दिया, आपको जो भी सामान दिया, अगर मान लो वो डिफेक्टिव निकल जाता है, अगर वो डिफेक्टिव निकल जाता है, ठीक है, फ्रॉड हो गया, तो आपके पास पूरा हक है कि उसका आप क्या कंपेंसेशन, यानी कि आपको वो दुकानदार वाले उसकी भरपाई करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन, और आपके पास ये भी अधिकार है कि आप जो भी कंज्यूमर एजुकेशन होता है, यानी कि जो भी कस्टमर के पास नॉलेज होना चाहिए, वो भी आपको अधिकार होता है लेने का, ठीक है। दिस राइट इनेबल्स द कस्टमर टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज टू बिकम अ लाइफ लॉन्ग इन्फॉर्मेटिव कस्टमर, ठीक है। चलो ये वाला जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला अधिकार क्या करता है, कस्टमर को इनेबल करता है
ठीक है, कस्टमर को क्या करता है, मतलब इनेबल करता है, उसको हक देता है कि वो क्या कर सकता है, सारे अपनी लाइफ टाइम एक अच्छा कंज्यूमर रह सके, एक इन्फॉर्मेटिव कंज्यूमर रह सके, उसके लिए आपको क्या कर सकता है, ये क्या करता है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी जो है अपने क्या देखेंगे, ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर। अभी अपने क्या देखेंगे भाई, ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर ने मतलब आपने ये तो देख लिया कि आपके ये हक हैं, वो हक हैं, मेरे को ये हक लेना है, वो हक लेना है, पर आपका भी कुछ फर्ज होता है ना। पहले अपने ने क्या पढ़ा, हक के बारे में पढ़ा। राइट का मतलब क्या होता है, हक। ठीक है, राइट का मतलब होता है कि आपके हक। ड्यूटीज का मतलब क्या होता है कि आपके फर्ज। ठीक है, आपके भी कुछ फर्ज होते हैं जो कि आपको अदा करने होते हैं। चाय भाई ठंडी हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा। ओके गाइस, तो यार मैंने चाय वाय पी लिया है। ठीक है, चलो अब चालू करते हैं। आप भी अगर कुछ नई चाय वाय पी हो तो चाय वाय पी लेना। चलो, अब ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर। अभी जो आपने ऊपर देखा ना, वो आपके क्या थे, राइट्स। राइट्स यानी आपके अधिकार, आपके हक। ये आपका हक है कि आपको ये चीज़ें आप कर सकते हो। अच्छा, उसमें भी आपका ठीक है, आपने देख लिया, समरी देखना है तो आप वापस से बैक जाके आप देख लेना थोड़ा। तो आपने अभी जो ऊपर देखे 6, वो आपके क्या थे, राइट्स थे, यानी आपके अधिकार, आपके हक थे। अभी आपका भी कुछ फर्ज बनता है ना, फर्ज मतलब सब हक ही लोगे क्या अपना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। आपने सब ले तो लिया, ये मेरा है, मेरा है। अब आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप सामने वाले को दे दो, जो आपके पास अगर ज्यादा हो गया तो आप सामने वाले को क्या करो, दे दो। तो यहाँ पे अपने क्या पढ़ेंगे, ड्यूटीज। राइट्स और ड्यूटीज का मतलब समझते हो, अधिकार और फर्ज। ठीक है, आपका हक, आपका हक ये था कि आप ये चीजें कर सकते हो। आपका हक क्या था भाई, कि आप उनके बारे में राइट टू इन्फॉर्मेशन था, राइट टू सेफ्टी था। पर आपका भी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि आपको निभाना है। ठीक है, आपके फर्ज के यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, वो उसके बारे में अपने भी देख लेते हैं। चलो, तो पहला क्या है, जीएसटी बिल। ठीक है, पहला क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट वन इज क्या है, जीएसटी बिल। तो यानी कि आप जब भी चीज़ों को परचेज करते हो ना, to collect GST bill with due diligence at the time of purchase of any item and retain it up to an adequate time। तो पहला क्या है भाई, जीएसटी बिल। मेन मैंने यहाँ पे जीएसटी बिल पे टिक इसलिए किया हो क्योंकि आपको पता चल जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो एट द टाइम ऑफ परचेसिंग एनी प्रोडक्ट और गुड, यू मस्ट इंसिस्ट फ्रॉम द कस्टमर, यू मस्ट इंसिस्ट फ्रॉम द शॉपकीपर। ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ एनी प्रोडक्ट यू मस्ट इंसिस्ट यानी जिद्दी करो, किससे जिद्दी करो, टू द शॉपकीपर फॉर अ जीएसटी बिल। और उसको आपको तब तक रखना है, रिटेन इट मतलब आपको तब तक उसे रखना है पर्याप्त समय के लिए। ठीक है, एडिक्वेट टाइम के लिए आपको क्या करना है, जीएसटी बिल रखना है। सेकंड क्या, यू मस्ट चेक द आईएसआई मार्क। ठीक है, इफ यू आर परचेसिंग, ये सिंपली आईएसआई मार्क से इतना याद रखो, ये कुछ ना पढ़ो ही मत। अब सिंपली एक सिंपल सा चीज याद रखो, वेन एवर यू आर परचेसिंग, आपको सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है, आप सेकंड पॉइंट में ऐसे भी लिख सकते हैं, वेन एवर वी परचेज any electrical appliances or home appliances, at that time we must check this ISI mark and we also collect the guarantee card। बस इतना, बस इतना, दैट्स अ वेरी सिंपल। जो इतना बड़ा लिखा है उसको कोई लिखने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। एट द टाइम ऑफ परचेसिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और होम अप्लायंसेज यू मस्ट चेक द ISI मार्क। ठीक है, जो कि क्या होता है, स्टैंडर्ड एक मार्क होता है फॉर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड यू ऑल्सो कलेक्ट द गारंटी बिल। नेक्स्ट क्या है, वुल मार्क वाला है। देखो ये बहुत आसान है भाई, वुल मार्क वाला आप याद कर लो। ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट यू मस्ट चेक द हॉलमार्क। आपको क्या चेक करना है, अगर आप परचेज कर रहे हो गोल्ड एंड सिल्वर, सो यू मस्ट चेक द साइन ऑफ हॉलमार्क। ठीक है, ये हो गया एक। तो नेक्स्ट, अब बाकी कुछ मत लिखो चलेगा, बाकी कुछ मत लिखो। नेक्स्ट क्या है भाई, एग मार्क वाला चेक कर लो। अभी सब वही है, मतलब आपने जो वो 6 देखे थे ना साइन के ऊपर, ये सब यहाँ पे आपके फर्ज क्या बने कि आप इन चीजों को चेक करो। ठीक है, तो whenever you purchasing any food item at that time you must check the egg mark और facile logo। facile food mark मतलब, egg mark मतलब whenever purchasing any grains। ठीक है, whenever you are purchasing any grains or any other farm product at that time you must check the egg mark। and whenever you purchasing any food product like snacks and any other thing at that time you must check facile logo। बस ये वाला है, इतना याद रखना है, बस बात खत्म। सेकंड क्या है, वेरीफाई मेडिसिन विद प्रिस्क्रिप्शन एंड व्हेनेवर यू आर परचेसिंग द मेडिसिन, व्हेनेवर यू आर परचेसिंग द मेडिसिन फ्रॉम द मेडिकल, सो यू मस्ट वेरीफाई इट फ्रॉम द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन मतलब वो जो पर्ची होता है ना, जिसमें आपको डॉक्टर जो दवाइयाँ लिख के देता है, दैट इज द प्रिस्क्रिप्शन। तो इस प्रिस्क्रिप्शन से आप क्या करो, मेडिकल से आप मेडिसिन को खरीदने के बाद उस प्रिस्क्रिप्शन से आप अपने मेडिसिन को मैच करिए, दैट्स इट। बस इतना ही है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो ये मैंने ब्लू इसलिए सब करके रखा ना, यहाँ पे आप देखो तो मैंने ऐसे, आप देखो तो ये बॉक्स में इसको इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन करके रखा है बिकॉज दैट्स ओनली इंपॉर्टेंट। यही आपको सिंपली बस याद कर लेना है, आपको बाकी अपने आप से लिख देना है। रट मारने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे टोटल विल जस्ट गो ऑन द 10 ड्यूटीज ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, 10 ड्यूटीज है कस्टमर्स के, उसके ऊपर देखेंगे। अब ये 10 के 10 पॉइंट यू नेवर, ठीक है, यू कांट रिमेंबर दिस 10 पॉइंट्स एग्जैक्टली। इवन
मेरे को भी अगर कोई बोल देना 10 के 10 पॉइंट रिमेंबर करके दिखाओ, LBH करके दिखाओ, लर्न बाय हार्ट, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, देखो ऐसे इसी तरीके से चीज़ों को याद करें, ऐसे बुलेट पॉइंट बना लो भाई। जीएसटी बिल, तो जीएसटी बिल से आप क्या लिख सकते हो कि जीएसटी बिल कलेक्ट करिए, उसको कुछ काफ़ी हद तक, उसको कुछ समय तक अपने पास मतलब सफिशियंट टाइम तक उसको क्या करो, अपने पास रिटेन करके रखो, अपने पास रखो। ISI मार्क मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के लिए। तो इसीलिए मैं आपको ना ये सिंपली यहाँ पे देखो दिखा दिया हूँ, ठीक है। चलो, एट द टाइम ऑफ परचेसिंग क्लॉथ्स, वुल मार्क आप चेक करिए, ठीक है। ये भी है, एट द टाइम ऑफ परचेसिंग एनी क्लोथ्स यू सिंपली चेक द वुल मार्क साइन। फिर आगे आप देखिए, जब भी आप फ्यूल भराने जाते हो तो चेकिंग द मीटर ऑन जीरो एट द पेट्रोल और CNG पंप। तो वेन एवर यू आर एट द पेट्रोल पंप यू मस्ट चेक द मीटर ऑन जीरो। आपको मीटर को चेक करना है दैट इज ऑन द जीरो और नॉट, एंड आफ्टर दैट यू फिल योर व्हीकल पेट्रोल, आपके व्हीकल में पेट्रोल आप फिलअप करिए। दैट्स ऑल। CNG पंप ये है जो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है टू चेक सेफ्टी अरेंजमेंट टीचर्स क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप इफ यू आर, आप कोई भी ठीक है, यहाँ पे देखो कलेक्ट फी रिसिप्ट। आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में अपने नाम को आप एडमिशन लेते हो, इफ यू आर गेटिंग एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूशन और एनी स्कूल और एनी कॉलेज, देन यू मस्ट चेक द टीचर्स क्वालिफिकेशन। टीचर्स कितने पढ़े लिखे हैं, टीचर्स का क्वालिफिकेशन क्या है, वो आपको चेक करना आपका फर्ज बनता है, आपका अधिकार बनता है। एंड ऑल्सो यू मस्ट कलेक्ट द फी रिसिप्ट। नेक्स्ट क्या है, आप देखो लाइफ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस, ठीक है। आप जब भी लाइफ इंश्योरेंस व्हीकल इंश्योरेंस लेते हो तो उसी समय आप क्या करिए, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं ना कि भाई आपको इतना इतना भरना है, इतने साल बाद मिलेगा। वरना क्या होगा, आपने LIC करवा ली, और पता चला सामने वाला आपको मूर्ख बना रहा है, 10 रुपये भरो, कल 20 भरो, फिर 100 भरो, फिर 200 भरो, आपको 50 साल बाद मिलेगा, 60 साल बाद मिलेगा। तो दैट इज ना, आप इन सब चीज़ों को, टर्म्स एंड कंडीशंस को यू मस्ट चेक द टर्म्स एंड कंडीशन एट द टाइम ऑफ परचेसिंग LIC और व्हीकल इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, एडवर्टाइज, डोंट गेट टेम्प्टेड बाय एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये सिंपल एक पॉइंट मैंने दिया, बुलेट पॉइंट। आप इसके बारे में आप खुद से बना के 1-2 लाइन लिख दीजिए, बस सिंपल है गाइस, आपको पूरा सेम टू सेम नहीं लिखना है। एंड इवन यू कैन जस्ट LBH दिस, ऑल ऑफ दिस 10 पॉइंट्स। आप लर्न बाय हार्ट भी नहीं कर सकते हो सारे के सारे पॉइंट। सो इट्स अ वेरी सिंपल गाइस, यू जस्ट what you got to do, you just है ना रिमेंबर दिस बुलेट पॉइंट्स। देखो मैंने दिया, डोंट गेट टेम्प्टेड बाय एडवर्टीजमेंट, ठीक है। आप जानते हो कि देयर आर वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एंड each and every product is sold by the with the help of the advertisement, so don't get tempted by the advertisement to ठीक है, to purchase the product, simply get the full information of the product and then only buy the product, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट से आप लुभा मत जाइए, टेम्प्ट मत हो जाए, ठीक है। आप जो लुभा जाते हो एडवर्टाइज देख के, सच्ची आए के बंदे ने वो सोडा पी लिया और उसने 10-12 छक्के साथ में मार दिया, तो आप सोचोगे हम भी सोडा पी के 10-12 छक्के मारेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो डोंट गेट टेम्प्टेड बाय द एडवर्टाइजमेंट। देखो ये जो ड्यूटीज है ना भाई, उसके लिए मैंने आपको ये बहुत बहुत मेहनत करके ये सब दिख रहा है आपको, ये सब बुलेट पॉइंट्स बता दिए। दैट्स अ वेरी सिंपल, ड्यूटीज आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो राइट्स हैं, देखो ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस चैप्टर दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और वो जो आपको साइंस दिखाए गए थे, हॉलमार्क फुलमार्क, वो MCQ में 110% आएंगे। राइट्स और ड्यूटीज आपको एग्जाम में 110% आएगा। सो गाइज सिंपली, ठीक है, यहाँ पे राइट्स तो आपने देख लिए, राइट्स तो दैट्स अ वेरी इजी, सेफ्टी है, इन्फॉर्मेशन है, चूज करने हैं, रिप्रेजेंटेशन है, यानी आप चीज़ों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाके आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और ये ग्रीवियंस रेड्रेसल राइट, और ये राइट टू कंफर्मेशन एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये राइट तो 6 ही है, तो वो तो याद हो जाएगा, बट कंज्यूमर के जो ये होते हैं ना ड्यूटीज, वो 10 हैं, तो उसको कैसे आप देखो, तो 6 तो उस पर से ही हो जाएगी। आप चेक करो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, फैसाई चेक करो, एग मार्क चेक करो। तो ये सब तो वेरी सिंपल है। और कुछ यहाँ पे है, स्कूल का फीस है, टीचर्स का क्वालिफिकेशन है, और फिर अंदर CNG पंप पे चेक करो, LIC वाला चेक करो। तो ये सब मिला के 10 ड्यूटीज आते हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल गाइस, वेरी सिंपल, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट वाले लास्ट पार्ट जो होगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे सर्च जर्नी फ्रॉम प्रोडक्शन टू द मार्केट। ये वाला हम लास्ट वाले वीडियो के अंदर, यानी कि पार्ट 3 के अंदर हम ये वाले भी एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर देना, और बुलेट पॉइंट्स को पढ़ना मत भूलना, ठीक है, जो मैंने आपको ड्यूटीज वाले में बताया है। दैट्स अ वेरी इजी टॉपिक, मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है, ठीक है।